हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, जो हमने अंतिम लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उत्सर्जन तंत्र। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम ये एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं या अथवा एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का जो अध्ययन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि क्या है, उसी को क्या कहा गया है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस एडिसन को क्या कहा गया है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा गया है। इट इज द फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कौन है? थॉमस एडिसन है। अब बच्चों यहाँ पे अपन कुछ देखते हैं। यहाँ पे जो ग्रंथियाँ होती हैं ये बहुत तरह की होती हैं। कुछ ग्रंथियाँ होती हैं एंडोक्राइन होती हैं, अंतःस्रावी होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं, अस्रावी होती हैं, बाहरी स्रावी होती हैं, कुछ होती हैं जो मिक्स्ड होती हैं एंडोक्राइन। तो उनके बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा हम पहले ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अपन क्या करेंगे, ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं आपकी, अब जो ग्लैंड्स होती है, जो ग्रंथि होती है, जो आपकी ग्रंथि होती है, वो कितने तरह की होती हैं? यानी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, जिनके मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाहूँगा। तो ये क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहले हम ग्रंथि, 3 तरह की ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 जो है बच्चों, उसको मैं बोलूँगा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड, एंड मिक्स्ड ग्लैंड। सबसे पहले 3 तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं बच्चों, जो है कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्रंथि, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलती हैं। इनके अंदर अंतर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर डक्टलेस। ये ग्लैंड्स कैसी होती हैं? यहाँ पे किसी तरह की कोई भी डक्ट नहीं होती, कोई भी कूपिका नहीं होती, डक्टलेस, यानी कोई भी नलिका रहित, नलिका रहित होती हैं, नलिका रहित होती हैं, नलिका रहित होती हैं। और ये क्या करती हैं? नलिका रहित होती हैं, ये सीधे के सीधे जो अपना स्त्रावण है, वो जो रक्त धारा में अपना स्त्रावण करती हैं, ये सीधे सीधे अपना स्त्रावण रक्त धारा में करती हैं। स्त्रावण रक्त धारा में करती हैं, रक्त धारा में करती हैं, धारा में करती हैं। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं बच्चों, ये सीधे अपना स्त्रावण रक्त धारा में करती हैं। इनके उदाहरण की मैं बात करूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं, ये सारी की सारी ग्रंथियां बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंथी चलने वाला, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए और कौन सी ग्रंथियां होती हैं। इनकी मैं बात करूं तो ये कैसी होती हैं? इनमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं, नलिका उपस्थित होती है, नलिका उपस्थित होती है, यानी डक्ट्स इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? उपस्थित होती हैं, डक्ट्स इनके अंदर उपस्थित होती हैं। ये अपना सीक्रेशन, ये अपना स्त्रावण नलिका के थ्रू करती हैं, यह है अपना स्त्रावण बाहर करती हैं, यह अपना स्त्रावण
नलिका के माध्यम से करती हैं, स्त्रावण नलिका के माध्यम से करती हैं, नलिका के माध्यम से करती हैं, के माध्यम से करती हैं बच्चों, माध्यम से करती हैं। जैसे इसका मैं उदाहरण दूं आपको, तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्रंथियां जो हो गई, जिनसे हमारा पसीना निकलता है, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं जो ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, तेल को निकलता है जिनसे ऑयल वाली ग्लैंड्स होती हैं, वो सारी ग्लैंड्स बच्चों कौन सी होती हैं? ये कभी भी अपना जो स्त्रावण है रक्त धारा के अंदर अपना स्त्रावण नहीं करती। ये बात बहुत ध्यान से रखना। इन दोनों के अंदर जो एक विशेष अंतर है वह यही है कि ये जो ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर नलिका प्रेजेंट होती है, यानी डक्ट प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन के अंदर, और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये डक्ट रहित होती हैं, नलिका रहित ग्रंथियां होती हैं। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। यह डायरेक्ट अपना सीक्रेशन किसके अंदर करती हैं? रक्त धारा के अंदर, यानी दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये अपना सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर करती हैं। इनके उदाहरण की मैंने बात की है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, जितनी भी हैं ये थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं ये कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और जो मिक्स्ड ग्लैंड्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, मिक्स्ड ग्लैंड वह ग्रंथियां होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर अंतःस्त्रावी या बाह्यस्त्रावी दोनों का दोनों पोर्शन हो, जिसके अंदर कुछ पार्ट एंडोक्राइन हो और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन हो, जिनके अंदर दोनों पोर्शन पाए जाते हैं। इन ग्रंथियों का अगर मैं सीधा उदाहरण दूं आपको, तो पैनक्रियाज इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। पाचन तंत्र के अंदर आपने देखा होगा कि जो पैनक्रियाज ग्रंथि है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है एसिनर कोशिकाएं, एक भाग होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर दोनों के दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एंडोक्राइन पार्ट भी होता है इसके अंदर, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन भाग भी होता है, और एक्सोक्राइन भाग भी होता है, एक्सोक्राइन भाग भी होता है इसके अंदर, एक्सोक्राइन भाग भी होता है, एक्सोक्राइन भाग भी होता है इसके अंदर, एक्सोक्राइन भाग भी होता है। अब इसका जो एक्सोक्राइन भाग होगा ये कितना परसेंट होता है? 1% होता है बच्चों, और बाकी 99% इसका कौन सा भाग एक्सोक्राइन होगा? और जो इस ग्रंथि का पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन भाग होगा, पाचन तंत्र के अंदर आपने पढ़ा होगा जो पैनक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन करता है, स्त्रावण करता है, वो इसका एक्सोक्राइन पार्ट यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला जो पोर्शन है वो क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है। कुछ ऐसी नर सेल्स होती हैं और वो क्या सीक्रेट करती हैं? एंडोक्राइन का सीक्रेशन करती हैं, यानी अंतःस्त्रावी जूस, एंडोक्राइन जो भाग है यानी हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। ये ग्रंथि दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला जो हार्मोन है बच्चों उसका नाम है ग्लूकागोन, और जो दूसरा हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है बच्चों इंसुलिन। अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। कौन? आपकी जो मिक्स्ड ग्लैंड है पैनक्रियाज। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेस्टिस हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं? टेस्टिस की अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है, बट उसका सीक्रेशन होता है वो डक्ट्स के थ्रू होता है। जो आपके स्पर्म्स बनते हैं वो डक्ट्स के थ्रू आते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, इनके थ्रू उनका बाहर जो निकलना होता है वो एक डक्ट्स के थ्रू निकलना होता है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं फिर से अपने पॉइंट के ऊपर बच्चों, जो हम क्या पढ़ रहे थे? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, और थॉमस एडिसन इसके जनक थे। नेक्स्ट जो हमने बात की, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अपने स्त्रावण को सीधे रक्त में मुक्त करती हैं। इससे डक्ट का अभाव होता है, नलिका का अभाव होता है, नलिका, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं बच्चों इनको। जो ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये एंजाइम स्त्रावित करती हैं। जो ग्रंथियां एंजाइम्स का स्त्रावण करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड देख लो, जो हमारे अमाशय के अंदर पाई जाने वाली
गैस्ट्रिक ग्रंथि जो किसका स्त्रावण करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो किसका स्त्रावण करती है बच्चों, एंजाइम्स का स्त्रावण करती है, पेप्सिन, नोजन, रेनिन, इन सब का उदाहरण करती है। लगभग सभी उच्च कशेरुकी जंतुओं के नियमन के अंदर दो तरह के तंत्रों का पाया जाता है, एक तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्त्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड और जो नर्वस सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेशन से चलता है। जो हमारे जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर दो तरह के तंत्र होते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, दूसरा जो तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र है वह अंतःस्त्रावी तंत्र। उसके कोऑर्डिनेशन से जो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है वो उसकी वजह से करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अब ये क्या किस तरीके से करती है, तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर के अंदर बच्चों फैला हुआ है, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, बहुत सारी जो न्यूरॉन की सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। अगर आज मैं किसी हॉट प्लेट पे हाथ रखता हूं तो मैं तुरंत रिमूव कर लूंगा। कहीं पे आपको कुछ भी आपको दिखाई दिया, जैसे कहीं पे आपकी पिन चुभी तो आप उस हाथ को एकदम से हटा लेते हैं, क्यों, ऐसा क्यों बच्चों, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सूचनाओं को का नियमन बहुत ही जल्दी से, जहां पे जिस भाग पे हमारे चोट लगती है, जिस भाग पे हमें महसूस होता है कोई भी ठंड, गर्मी, सर्दी, कुछ भी सेंसेशन होता है तो उसके अतिरिक्त तुरंत हम वो रेस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही फास्ट क्रिया होती है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कौन सा सिस्टम, कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम, जैसे हम बात करते हैं डर लगना, ये कैसा है, डर, हमें फियर लगता है, कुछ भी दिखा तो उसकी वजह से हमें डर लगना, ये सब हॉर्मोन्स की वजह से है। हमारी हाइट, हमारी ग्रोथ होना, किसी का बहुत सारी जो रीजन है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, तो ये दोनों के दोनों जो तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र और हमारा अंतःस्त्रावी तंत्र, ये दोनों इंटीग्रेटिव मैनर में वर्क करते हैं, दोनों के दोनों समन्वय तंत्र बनाते हैं, यानी एक इंटीग्रेटिव सिस्टम बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा तुरंत प्रेरणाओं को विभिन्न भागों में सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। इनके द्वारा द्रुतगामी सेवा यानी हाई स्पीड सर्विस प्रदान करती है, बिल्कुल हाई स्पीड सर्विस प्रदान करती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर खड़े हैं और आपने इधर ऐसे कोई गर्म प्लेट थी, हाथ रख दिया, अरे यार पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है, मैंने तो हाथ रख रखा हटा ही नहीं रहा हूं। अगर वो बहुत ही स्लो होता तो आपका हाथ जो है जल चुका होता, उसके बाद आपको पता चलता कि मेरा हाथ किसी हॉट प्लेट पे है। लेकिन इसकी हाई स्पीड इंपल्स कंडक्शन होने की वजह से हमें इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से हमें पता चल जाता है कि हमारा हाथ किसी गर्म प्लेट या उसके ऊपर रखा हुआ है। इसलिए हम बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू एकदम से हम अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लेते हैं। जबकि अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा नियमन का कार्य धीरे धीरे कुछ रासायनिक पदार्थों में गुप्त परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है, गुप्त परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है। इनके द्वारा स्त्रावित पदार्थ हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का ग्रीक में अर्थ होता है उत्तेजित करना, टू एक्साइट हार्मोन, यानी ये क्या कहना चाहता है बच्चों, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा जो पदार्थ जो सीक्रेट होता है, जो स्मॉल सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं, उसको हार्मोन कहा जाता है। वो कभी भी अपनी एक्टिविटी बिल्कुल फास्ट नहीं शो करता। जैसे मैं बात करता हूँ क्या ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते ही ऐसा है क्या कि कोई 3 साल का बच्चा है, उसकी जो हाइट है वो 3 फीट है तो उसको 6 फीट का कर दिया, कभी पॉसिबल है नहीं। तो ये बिल्कुल बहुत ही स्लोली ये वर्क करता है। हार्मोनल जो होता है उसकी जो सर्विस होती है वो हाई स्पीड नहीं होती, और इसका मतलब होता है ये। अब बच्चों हम इनके अंदर तंत्रिका तंत्र व अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में समन्वय अंतर, इनके अंदर अपन अंतर देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर और क्या डिफरेंस होते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका नर्वस सिस्टम और ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये कौन है, नर्वस सिस्टम है, और ये कौन है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम है। ओके, तो अब हम इसके अंदर बात करते हैं। तंत्रिका तंतु से विद्युत आवेश द्वारा सूचना द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल द्वारा। इसके अंदर कुछ चैनल्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के चेंज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल द्वारा, मतलब तंत्रिका तंतु से विद्युत आवेश द्वारा सूचना स्थानांतरित होती है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के थ्रू। यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो फास्ट सिग्नल होती है, यानी कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स की हेल्प से इसको फास्ट पहुंचाया जाता है। और इधर रुधिर और लिम्फ से रासायनिक पदार्थों को स्थानांतरित किया जाता है
आपने बहुत ही समझने की बात है। सबसे पहले अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना सीक्रेशन, अपना स्त्रावण कहाँ करती हैं बच्चों? अरे कहाँ करती हैं? बाहर तो नहीं करती। अपन ने क्या कहा? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब ये नलिका रहित होती हैं। नलिका रहित होंगी तो अपना स्त्रावण कहाँ करेंगी? रक्त के अंदर करेंगी। और जैसे ही अपना स्त्रावण रक्त के अंदर करती हैं तो रक्त अपनी पूरी बॉडी के अंदर जाता है, पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। तो जिस भी ऑर्गन में वो हार्मोन या सब्सटेंस जाना होगा तो वहां तक तो इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड या लिम्फ के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो है यह बहुत तेज स्थानांतरण करती है, यानी ये बहुत ही फास्ट। अभी अपन ने देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशंस को क्या करता है? बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत ही स्पीडली उनको ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि यह बहुत ही धीमा स्थानांतरण करते हैं। जैसे मैंने दोनों एग्जांपल आपको बताए कि अगर मैंने किसी गर्म प्लेट के ऊपर हाथ रखा तो मैं जल्दी से अपना हाथ हटाऊंगा, लेकिन अगर मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी भी पार्ट ने कोई हार्मोन सीक्रेट किया, सपोज ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि वाला हार्मोन, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित हुआ और वो वृद्धि हार्मोन मेरे शरीर के अंदर स्त्रावित होते ही क्या मेरी जो हाइट है वो 3 फुट से 6 फीट हो सकती है? इम्पॉसिबल, एक साथ नहीं हो सकती। वो अपना इफेक्ट बिल्कुल धीरे धीरे शो करता है, बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें शो करती है। उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्लो होता है, वो बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। जो बच्चों इसके अंदर हमारा तीसरा अंतर है, ये बहुत ही धीमा यानी ये बहुत ही स्लो है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट। ये ज्यादा कैसा है बच्चों? ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। कैसा है? फास्ट है। प्रतिपादन शीघ्र होता है, प्रतिपादन धीमा होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रतिपादन जो होता है बिल्कुल शीघ्र होता है, यहाँ पे जो प्रतिपादन होता है बहुत ही धीमा होता है। प्रतिपादन बहुत यथार्थ होता है, प्रतिपादन समयता फैला हुआ होता है, यानी इसका जो सीक्रेशन होता है वो क्या होता है? ये कह रहा है कि बहुत ही फास्ट इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, नहीं, और इसका स्लो होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ही होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि इसका जो प्रतिपादन होगा वो बहुत यथार्थ होगा। यथार्थ का मतलब है बच्चों कि आपने हाथ रखा ये वाला किसी भी गर्म प्लेट या हॉट प्लेट या किसी आलपिन आपके इस हाथ के चुभी, तो कौन सा हाथ रिमूव करोगे? ये वाला करोगे या ये वाला? जिसके नहीं चुभी वो हटाओगे या कौन सा? तो जहां पे इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट है, सपोज अपनी इस फिंगर के पिन टच हुई तो हमारा जो सिग्नल जाएगा वो यही जाएगा कि यस रिमूव योर फिंगर, अपनी फिंगर को वहीं से हटा लो, क्योंकि इसका जो सिग्नल है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा। जहाँ पे कभी भी अपने को फुंसी होती है तो अपना हाथ वहीं जाता है कि हाँ यार यहाँ फुंसी होगी, बिल्कुल जहाँ पेन वाली जगह होती है वहीं जाता है। तो हमारी बॉडी में इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे होता है, एकदम लोकेलाइज पे, जहाँ से सिग्नल जाता है वहाँ पे होता है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है। वहाँ से ग्रोथ हार्मोन की हमने बात की कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने के बाद में क्या होगा? जैसे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते आपको क्या होगा कि अरे यार पूरी ऐसे थोड़ी कि हाथ एक हाथ लंबा हो गया, नहीं, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। पूरी बॉडी की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ करेगा ये। ऐसे नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल पोर्शन की इसने ग्रोथ को इंक्रीज कर दिया। कम समय के लिए होता है, बिल्कुल कम समय के लिए होता है। हमेशा ऐसे थोड़ी है हाथ रिमूव करते रहोगे, जब वो कंडीशन आएगी जब भी होगा। और ये क्या होता है, एक बार अगर हमारी बॉडी में सीक्रेट हो गया तो इस काफी लंबे टाइम तक ये बच्चों रहता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की हमने बात की, एड्रेनलिन की, तो कोई भी है तो वो कुछ टाइम के लिए, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक रहता है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? अब हम बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन की हम बात करते हैं कि व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन नाम सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले जो हार्मोन वर्ड है वो किसने दिया? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हार्मोन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया? हार्मोन वर्ड जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? स्टार्लिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन वर्ड को समझाया। हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर या रासायनिक संदेहवाहक यानी केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हार्मोन होता है वो एक सब्सटेंस जो किसी भी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है और किसी उस जगह पे जाके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिस तरह का हार्मोन सीक्रेट हुआ है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उसी ऑर्गन में वो अपना इफेक्ट शो करता है, अपना प्रभाव दर्शाता है।
तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर भी है ये एक की, यानी प्रथम मैसेंजर यही है, क्योंकि वो ग्लैंड सीक्रेट करेगी। ग्लैंड ने सपोज मिलेनिन वाला हार्मोन सीक्रेट किया, ग्लैंड ने सपोज एडीएच सीक्रेट किया, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट किया, तो वो वहीं ब्लड में जाएगा। एडीएच जो उसको अपना काम करना है वो काम को आगे से आगे प्रोसीड करेगा। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, पहला जो हार्मोन था उसका नाम क्या है बच्चों, सीक्रेटिन था, जिसकी खोज किसने की, बेलिस तथा स्टार्लिंग दोनों ने इसकी खोज की। स्रोत व रासायनिक प्रकृति, यानी इसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात करते हैं कि हार्मोन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेहवाहक होते हैं जो शरीर के एक भाग से स्त्रावित होकर सीधे रक्त में मिलते हैं तथा रक्त द्वारा ये अपने कार्यस्थल तक पर पहुंचते हैं। यानी ये ऐसे मैसेंजर हैं, जैसे ही ये सीक्रेट हुए किसी भी ग्लैंड से, ये स्त्रावित हुए किसी भी ग्रंथि से, ये स्त्रावित हुए तो अपने जो विशिष्ट भाग है जिसके लिए स्त्रावित हुए हैं, रक्त में घुलकर ये उस भाग तक पहुंच जाते हैं, उस भाग तक ये पहुंच जाते हैं और अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही किन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं या अंगों की कोशिकाओं की कार्यकी को वातावरण दशाओं के अनुसार प्रभावित करते हैं। ये अपनी जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पर्टिकुलर पार्ट पे जाके अपना वर्क शो करते हैं। एडीएच सीक्रेट हुआ, एडीएच जाएगा किडनी में, जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद में वो क्या करता है, एक्वापोरिन्स के नंबर बढ़ाता है। ऐसे थोड़ी ये पूरी किडनी में ही भागता रहेगा कि ग्लोमेरुलस में जाके कोई एक्टिविटी शो कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन की हमने बात की है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन की हम बात करते हैं कि केमिकल नेचर कैसा होता है हार्मोन का। 6 प्रकार के विभक्त किया गया है जंतुओं को, हार्मोन के 6 प्रकार में विभक्त किया गया है, ये अपन बाद में देखेंगे। इसका अपन ने ये सारी हो गई, इसका केमिकल नेचर होता है, ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर सीक्रेट होता है, और ये जहाँ पे सीक्रेट होता है, जहाँ पे स्त्रावित होता है वही नहीं। अब जैसे अपनी पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन सीक्रेट हुआ, पिट्यूटरी से सीक्रेट हुआ, तो क्या वो वहीं पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा? नहीं, वहाँ से जाके जो उसका टारगेट ऑर्गन है, जो उसका विशिष्ट ऑर्गन है, वहाँ पे जाके वो अपना इफेक्ट शो करेगा। जिस प्लेस पे सीक्रेट होते हैं उसी प्लेस पे अपना असर नहीं दिखाते। ये एक अपने जिस टारगेट ऑर्गन के लिए सीक्रेट हुए हैं उस टारगेट ऑर्गन पे जाकर अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो केमिकल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो केमिकल नेचर होता है हार्मोन का वो 6 टाइप्स का होता है। अब जो हार्मोन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? या तो जो हार्मोन होंगे वो एमिनो अम्ल व्युत्पन्न होंगे, एमिनो अम्ल व्युत्पन्न, यानी या तो वो अमाइनो एसिड से बने होंगे, किससे मिलके बने होंगे। तो अमाइनो एसिड से बनने के लिए हम इसकी बात करते हैं बच्चों, 3 हार्मोन हैं अमाइनो एसिड से बने हुए। इनके लिए आपको मैं एक छोटी सी, ज़्यादा तो नहीं, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप इनको थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो अमीनो अम्ल युक्त व्युत्पन्न की हम बात करते हैं, एड्रिनल मेडुला से हार्मोन एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन व थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरोक्सिन, तो कौन सा हुआ? एपिनेफ्रिन हुआ, एपिनेफ्रिन हुआ, नॉर एपिनेफ्रिन हुआ, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन। अब इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन और थायराइड, और थायराइड, थायराइड, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम लर्न करने के लिए नेट, एक एग्जाम लगती है नेट की, जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंड ई स्टैंड्स फॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंड टी स्टैंड्स फॉर थायराइड। तो ये वाले जो हार्मोन होते हैं, थायराइड, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का स्त्रावण किसने किया बच्चों?
थायराइड ग्लैंड ने किसका स्त्रावण किया? थायरोक्सिन का स्त्रावण किया। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं नेट से कि भाई अमीनो एमिल से जो बने हुए हार्मोन हैं, जो इनका केमिकल नेचर है, जो इनका अमीनो एसिड्स है, वो कौन से होंगे? नॉरएपिनेफ्रिन होंगे। इसका जो दूसरा नाम होता है नॉरएपिनेफ्रिन का, इनका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी होते हैं। ये फियर हार्मोन होते हैं। जब भी हमें डर लगता है तो उस वक्त ये सीक्रेट होते हैं। कौन सीक्रेट करता है? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। इनको हम आगे जैसे जैसे वो ग्लैंड ग्रंथियां पढ़ेंगे उस वक्त हम इनको अच्छे से डिटेल के अंदर देखेंगे। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। अब जो हमारा दूसरा हार्मोन है हम उसकी बात करते हैं। जो हमारा दूसरा हार्मोन है बच्चों वो कौन सा है? लघु पेप्टाइड। यानी 6 टाइप्स के देखिए, पहला हमने कौन सा देखा? अमाइनो अम्ल, यानी जो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। दूसरा कौन सा है? लघु अम्ल, लघु पेप्टाइड। लघु पेप्टाइड किससे मिलके बने हैं? लघु पेप्टाइड की अगर बच्चों मैं बात करता हूं, लघु पेप्टाइड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन, एक तो कौन सीक्रेट हो रहा है? ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो रहा है। और एक कौन सीक्रेट हो रहा है? वेसोप्रेसिन सीक्रेट हो रहा है। वेसोप्रेसिन सीक्रेट हो रहा है। और कौन सीक्रेट हो रहा है? मिलेनोसाइट प्रेरक पिट्यूटरी के मध्य पाली से MSH सीक्रेट हो रहा है। तो हम क्या इसको ऐसे याद कर सकते हैं? मूव। V स्टैंड्स फॉर वेसोप्रेसिन एंड ये देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीटोसिन एंड M स्टैंड्स फॉर MSH। MSH का मतलब है मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं दीर्घ पेप्टाइड यानी लार्ज पेप्टाइड। ये कौन से हो गए? शॉर्ट पेप्टाइड हो गए। ये कौन से हो गए? लॉन्ग पेप्टाइड हो गए। लॉन्ग पेप्टाइड की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, लॉन्ग पेप्टाइड की अगर मैं बात करता हूं, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपाली से एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है। और थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है। सबसे पहले कौन सीक्रेट हुआ? इंसुलिन सीक्रेट हुआ। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपाली भाग से कौन सीक्रेट हुआ? बच्चों यहां से कौन सीक्रेट हुआ? थायराइड हुआ और कैल्सिटोनिन हुआ। कहां से? थायराइड ग्रंथि ने कौन सा सीक्रेट किया? कैल्सिटोनिन सीक्रेट किया। और एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन किसने सीक्रेट किया? पिट्यूटरी ग्रंथि ने कौन सा सीक्रेट किया? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक। ओके। और 30 अमीनो अम्ल से अधिक बने होते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि ने हार्मोन सीक्रेट किया बना होता है। और कौन सा हो गया ये? पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, एसिटो, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन और इंसुलिन, ये 4 हार्मोन हैं। इंसुलिन स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर इंसुलिन और C स्टैंड्स फॉर कैल्सिटोनिन एंड A स्टैंड्स फॉर ACTH एंड P स्टैंड्स फॉर पैराथॉर्मोन, आई कैप जिसको बोलते हैं। P स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए है? ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड P स्टैंड्स फॉर पैराथॉर्मोन। ओके, ये इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ जो है ये किससे मिलके बने हुए हैं? प्रोटीन से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? प्रोटीन से मिलके बने हैं। वो कौन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ही स्रावित करती है। थायरोट्रोपिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। अधिक अणुभार वाले प्रोटीन से बने होते हैं। सोमेटोट्रोपिक और थायरोट्रोपिक हार्मोन, ये कौन सा है? थायरोट्रोपिक और सोमेटोट्रोपिक। तो गोनेडो, G स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोपिक, S स्टैंड्स फॉर सोमेटोट्रोपिक व थायरोट्रोपिक, GS या इसको GST से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक या सोमेटोट्रोपिक दोनों एक ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। वो एंजाइम जो प्रोटीन से मिलके बने हैं। आई कैप, और इसके लिए हमने क्या याद की थी? मूव मतलब आगे चलना, मूव।
मूव से हमने ये तीनों के तीनों हार्मोन इसके हम लर्न कर सकते हैं। देखो ये कुछ हार्मोन्स हैं, इनको हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको लर्न करना है कि कौन से शॉर्ट पेप्टाइड से बने हैं। सबसे पहले हमने देखा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के लिए हमने नेट, फिर उसके बाद में हमने कौन सा देखा शॉर्ट पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड से मूव, फिर उसके बाद में हमने देखा दीर्घ पेप्टाइड यानी लॉन्ग पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड से क्या हुआ आई कैप एंड प्रोटीन वाले जीएसटी, एंड लास्ट एंड फाइनल जो होते हैं स्टेरॉइड्स जो होते हैं बच्चों, स्टेरॉइड्स होते हैं कौन से, स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी फैट सोल्यूबल जो इंटरस्टिशियल सेल से सीक्रेट होते हैं। यहाँ ये कुछ हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आ गया, एल्डोस्टेरोन आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया, एल्डोस्टेरोन आ गया, और ग्रेफियन फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन आ गया, और स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का उदाहरण हो गया, ये आप याद कर लेना। एंड नेक्स्ट एंड वन वसीय अमल यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गए, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गए। अब बच्चों हार्मोन क्या होते हैं, अधिकांश हार्मोन के अणु तथा कम व अधिक आणविक भार वाले होते हैं, लो मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील तथा सरलता पूर्वक विसरण होते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं और सूक्ष्म मात्रा में स्त्रावित होते हैं, सक्रिय पदार्थ होते हैं। हार्मोन उपयोग के बाद नष्ट होते हैं अर्थात शरीर में स्टोर नहीं किए जाते। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो हार्मोन होते हैं यूटिलाइज होने के बाद एक बार अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, हाइट बढ़ गई और ग्रोथ हार्मोन हमारी उसके अंदर रह गया, तो कोई भी हार्मोन सपोज इंसुलिन है वो सीक्रेट हुआ, उसने अपना वर्क किया, किसके अंदर ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाया, लेकिन अब जो ग्लूकोज बच गया वो ऐसा नहीं है कि सेल्स के अंदर स्टोर होगा, उसका डिग्रेडेशन है, वो कौन करेगा, लीवर करेगा। लीवर के थ्रू एक्सक्रीशन होने के थ्रू, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से, मूत्र के थ्रू वो हमारी बॉडी से निष्कासित किए जाते हैं। तो इस बात को मेरे पे गौर से ध्यान से सुनना, ठीक है। हार्मोन को कभी भी संग्रहित नहीं किया जा सकता, स्टोरेज संचय नहीं किया जा सकता हार्मोन्स का। यकृत तथा वरक्त हार्मोन व रक्त को जल्दी से जल्दी हटाकर इनका विघटन करते रहते हैं। विघटन के पश्चात इनमें उत्पाद मूत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, ये दोबारा उपयोग में नहीं आते। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होता है। ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आता हो, ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ऐसे नहीं है कि ये एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रतिरोधी जो हमारी सोल्जर्स ऑफ बॉडी WBC है वो एक्टिवेट हो जाए इन्हें किल करने के लिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। जो नेक्स्ट है हार्मोन प्राय लक्ष्य कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते, वरन इनके क्रियाशील स्तर को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। इनके प्रभाव को उपापचयी क्रियाओं दर ही नहीं वरन कोशिकाओं कला की पारगम्य तथा प्रतिक्रियाओं के स्वरूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनके अंदर ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उसको सीधा प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर प्रभावित कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है बच्चों, नेक्स्ट एंड जो लास्ट पोर्शन आता है, ये हमारा जो पोर्शन है बच्चों, ये है हार्मोन व एंजाइम में फर्क। हार्मोन व एंजाइम्स में क्या फर्क होते हैं, ओके। हार्मोन व एंजाइम्स में हम कुछ डिफरेंसेस देख रहे हैं। हार्मोन्स में क्या फर्क होते हैं और इसमें क्या होते हैं, यह एक जगह बनते हैं व दूसरी जगह कार्य करने के लिए रुधिर द्वारा भेजे जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक जगह पे सीक्रेट होते हैं, वहाँ से ब्लड और लिम्फ के थ्रू दूसरी जगह जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये जहाँ पर बनते हैं वहीं पे अपना असर शो करते हैं जहाँ पे बने। सपोज गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ स्टोमक के अंदर, तो पेप्सिन का डाइजेशन स्टोमक में ही होगा, आपके पेट में ही होगा। ये कम अणुभार के होते हैं, ये अधिक अणुभार के होते हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कम होता है, इनका मोलिकुलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है। हार्मोन, स्टेरॉइड, प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो अम्ल प्रयोग व्युत्पन्न होते हैं, यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स फैट सोल्यूबल होते हैं। बट ये एंजाइम ऑलवेज, और एंजाइम हमेशा प्रोटीन होता है, ना लॉन्ग पेप्टाइड, नो शॉर्ट पेप्टाइड, नो अमीनो, ये ऑलवेज प्रोटीन होते हैं। नहीं स्टेरॉइड्स कभी नहीं होगा और फैट सोल्यूबल नहीं होगा, हमेशा ये प्रोटीन के बने होते हैं। एक सेंटेंस आपने देखा होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ओके।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह कम सांद्रता पर प्रभावी होते हैं, इनकी अधिकता और कमी की वजह से रोग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये निम्न सांद्रता में ही सीक्रेट होते हैं। अगर इनका सीक्रेशन, इनका स्त्रावण हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो गया तो ये कोई ना कोई डिजीज़ कर देंगे। अगर सपोज मेरे अंदर कोई भी हार्मोन ज़्यादा हो गया सीक्रेट, तो वो क्या कर देगा, उसके लिए डिजीज़ कर देगा। जैसे कि हाइट का हार्मोन ज़्यादा हो गया तो वो मेरे अंदर हाइट को जिग्नेटिज्म डिजीज़ कर देगा। अगर मेरे अंदर थायरोक्सिन की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो वो गलकंड रोग, जिसको हम गोइटर बोलते हैं, उसको कर देगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यह क्या होते हैं, यह कम सांद्रता व प्रभावी होते हैं, पर इनकी सांद्रता अधिक होने पर इनमें उत्प्रेरक की क्रिया की गति हो जाती है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है इनके अंदर, अगर इनकी सांद्रता अधिक होने पर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये धीरे और तेजी से कार्य कर सकते हैं। यह हमेशा धीरे कार्य करते हैं। ठीक है, यह विशिष्ट क्रिया को तेज व धीरे कर सकते हैं, यह विशिष्ट क्रिया को केवल तेज करते हैं। जो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है उसको वो हमेशा तेज करते हैं, ये तेज और धीरे दोनों कर सकते हैं। हार्मोन द्वारा नियंत्रित उत्कर्षणीय परिवर्तित नहीं होता, मतलब ये रिवर्सिबल, ये अगर एक बार कुछ बना दिया, हाइट कम हो गई, यानी ये रिवर्सिबल नहीं होते, वापस बैक नहीं होती। इनमें जो अभिक्रिया होती है वो सामने ही होती है, एक तरह की ही अभिक्रिया होती है, इनमें उत्कर्षणीय प्रवृत्ति नहीं होती, उत्कर्षणीय प्रवृत्ति नहीं होती। इन अभिक्रिया में उत्कर्षणीय प्रवृत्ति हो सकती है। सपोज एक बार हाइट बढ़ गई तो वो कम नहीं होगी। ये हार्मोन, एक बार हाइट का हार्मोन सीक्रेट हो गया और वह बढ़ गई तो वो फिर कम नहीं होगी, इसके अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंजाइम्स के अंदर हार्मोन व विटामिन, ये हम इसके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स स्टेरॉइड, प्रोटीन, पेप्टाइड व कार्बनिक अमीनो एसिड से, कार्बनिक अम्ल्स के व्युत्पन्न से बनते हैं। ठीक है, और ये कभी प्रोटीन के नहीं होते, किंतु सरल पदार्थ जैसे अमीन एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड व कार्बनिक अम्ल के होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। स्टेरॉइड, प्रोटीन, पेप्टाइड, कार्बनिक एसिड, ये हमने देखा था कि इसके बने होते हैं। नेक्स्ट है, यह कम सांद्रता पर प्रभावी कार्य कर सकते हैं, इनकी अधिकता और कमी हार्मोनल रोग कर सकती है, डिसऑर्डर कर सकती है। जैसा कि हमने पहले एंजाइम और उसके अंदर भी अंतर देखा था कि ये किसी तरीके का कोई भी डिसऑर्डर कर सकते हैं, गोइटर रोग कर सकते हैं। अगर अधिकता हो गया, कमी हो गई तो कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं। इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक विटामिन को उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये कम, ज़्यादा विटामिन अगर सीक्रेट होता है तो वह एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, इसकी कम मात्रा में ही होती है। और विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, बिल्कुल अगर डेफिशिएंसी ही हो गई तो डिजीज़ हो जाती है। विटामिन ए की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, लाइक कुछ बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। जैसे हमने बहुत सारे विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे बहुत सारे तरह के हम रोग देखते हैं, स्कर्वी रोग वगैरह, ऐसे बहुत सारे जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, तो इनकी वजह से कमी आ जाती है। यह जंतु द्वारा स्वयं के शरीर में स्त्रावित होते हैं, यह दुर्लभतः शरीर में संश्लेषित होते हैं, अधिकांशतः भोजन के साथ भी लिए जाते हैं। यानी जो हार्मोन है वो बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ये हैं जो बाहर से भी लिए जाते हैं। अपन नहीं कहते कि अरे विटामिन खाया कर, फ्रूट जूस पिया कर, बनाना जो संतरा का जूस है इसके जूस पिया करो, इनसे विटामिन होते हैं, इसके पास ये विटामिन होता है, एग में खाना चाहिए विटामिन।